हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक के माध्यम से पीजीटी हिंदी के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप लोग पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो अभ्यास के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम पिछले प्रश्न पत्रों को हल करें। क्योंकि जब हम प्रश्न पत्र हल करते हैं, पिछले आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है तो भी हमें परीक्षा का जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए, जिसके लिए पिछले प्रश्न पत्र देखना बहुत अनिवार्य होता है। और बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो पिछले प्रश्न आ चुके हैं वही दोबारा से भी कुछ घुमा फिरा करके, और कुछ बहुत बार तो सीधे सीधे उसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पत्र हल करना प्रत्येक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आपको पूरे मनोयोग से इनको हल करना चाहिए। आज की कक्षा में आपको अगला प्रश्न पत्र, जहां तक हम देख चुके थे उसके आगे, हमने पिछली कक्षा में वर्ष 2003 का जो प्रश्न पत्र था उसे हल कर लिया था। अब हम जो अगला प्रश्न पत्र है उसका अभ्यास करेंगे। इस पुस्तक में व्याख्यात्मक हल दिया गया है। हमने पिछली कक्षा में पूरा जो व्याख्या भाग है और उसके अतिरिक्त भी जो प्रश्न बन सकते हैं उनको समझते हुए प्रश्न पत्रों को हल किया था। और पिछला जो प्रश्न पत्र था उसमें 85 प्रश्न थे, क्योंकि पहले 85 प्रश्न ही पूछे जाते थे। लेकिन आज हम जो प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं, जिस प्रश्न पत्र का अभ्यास करने जा रहे हैं, वो है वर्ष 2004 का। तो यहां से आपको 125 प्रश्न ही मिलेंगे। जैसा कि अभी आने लगा है प्रश्न पत्र, बिल्कुल उसी तरह से है। तो आपको पूरा धैर्य रखते हुए पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। आज हम पूरा प्रश्न पत्र हल करेंगे। 125 प्रश्नों का पूरे प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बीच में रोक दें, क्योंकि जब आप प्रश्न पत्र हल करेंगे, वास्तव में जब आप वहां बैठे होंगे, परीक्षा दे रहे होंगे, तो आपको पूरा समय देना होगा। तो वो धैर्य भी अपने अंदर विकसित करिए और पूरा अंत तक एक एक प्रश्न को गंभीरता से समझते हुए उसका जो व्याख्या भाग है उससे संबंधित जो बातें हैं आपको आज और अभी याद कर लेनी है। अगर आपको नहीं याद है, ये अभ्यास के दृष्टिकोण से है, चीजें आपको पहले याद कराई जा चुकी हैं। ये जो कक्षा है ये मात्र अभ्यास के दृष्टिकोण से है, फिर भी जो चीजें याद आती जाएंगी वो आपको बताई जाएंगी बीच में। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरा तैयार हो जाइए। जो जो चीजें आपको आती हैं सब आपके मस्तिष्क में फिर से आने वाली हैं। पहला प्रश्न है कि जगदीश गुप्त को वर्ष 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? भारत भारती से, सरस्वती सम्मान से, ज्ञानपीठ से या व्यास सम्मान से? तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। उन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन यहाँ पर वर्ष 1998 होना चाहिए। अब हम लोग भारत भारती पुरस्कार के विषय में थोड़ा सा जान लें। भारत भारती पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, जो भारत भारती पुरस्कार है ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बहुत बार प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि आपके सामने 4 विकल्प होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पुरस्कार या कौन सा साहित्यिक पुरस्कार ऐसा है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है या ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इस तरह से। अब चूंकि आप जिस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आयोजित किया जाता है, तो इसलिए विशेष रूप से आपको ये पता कर रहना चाहिए। तो भारत भारती उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ये केंद्र स्तर पर नहीं है, भारतीय स्तर पर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के स्तर पर यदि देखा जाए तो ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। कौन सा? भारत भारती। और ये सबसे पहले 1982 ईस्वी में दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। 1982 ईस्वी में सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका थी महादेवी वर्मा। इनका नाम आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। 1982 में सबसे पहले महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद धर्मवीर भारती जी को। अब
अंत से लेकर के और थोड़ा वर्ष 2021 से 18 के मध्य देख लें। उषा किरण खान को 2018 में, सूर्यबाला को 2019 में, पांडे शशि भूषण सीतांशु को वर्ष 2020 में और रमानाथ त्रिपाठी को 21 में पुरस्कार मिला था। उसके बाद अभी ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखने, ये जो अंतिम है और पहला, दूसरे, तीसरा, ये शुरुआती कुछ और इधर से नीचे से कुछ आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जगदीश गुप्त को 1998 में, वैसे जगदीश गुप्त को मिला था ये पुरस्कार, लेकिन यहाँ पर 1997 लिखा हुआ है। यहाँ पर नरेश मेहता को, अगला जो प्रश्न है इसमें हमने सीख लिया कि भारत भारती जो पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और अभी वर्ष 2021 में जो कि आखिरी भारत भारती पुरस्कार दिया गया है वो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को दिया गया है, और जो पहला भारत भारती पुरस्कार मिला था वो महादेवी वर्मा जी को मिला था। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उनके महाप्रस्थान पर, या वन पाखी सुनो, या संपूर्ण रचना कर्म पर, या संशय की एक रात? तो उनके संपूर्ण रचना कर्म पर उनको ये पुरस्कार मिला था, नरेश मेहता जी को। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना विशेष पर नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि उनके संपूर्ण रचना कर्म अर्थात हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उन्हें दिया गया था। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, और पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, और उत्सव, तुम मेरा मौन हो, और आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, जो कि इनका बहुत महत्वपूर्ण है, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष, नरेश मेहता की रचनाएं हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये पहले किसी एक रचना विशेष पर दिया जाता था। 1965 से लेकर के 1981 तक ये रचना विशेष पर दिया जाता था, किसी एक रचना पर, लेकिन ये 1982 ईस्वी से संपूर्ण रचना कर्म पर दिया जाने लगा। यानी कि जो लेखक है उसका संपूर्ण रचना कर्म देखा जाता है और उसके आधार पर दिया जाता है, ना कि किसी एक रचना विशेष पर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर छड़बर, ये अज्ञे का ही है। अरे ओ करुणा प्रभा में, ये भी अज्ञे का है। आंगन के पार द्वार, ये भी उन्हीं का है। सीढ़ियों पर धूप में, अज्ञे का नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में, ये किसका है? ये रघुवीर सहाय जी की कृति है, सीढ़ियों पर धूप में। सहाय के अन्य काव्य संग्रह हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, और हरी घास पर छड़भर, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, ये सभी किसके हैं? तो ये सभी हैं अज्ञे के। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? जो प्रगतिवाद है उसके जन्म में किसका योगदान है पूछा गया है। छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रकृति का, या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, या मार्क्सवादी प्रभाव का, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर विकल्प जो चौथा है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का योगदान इसमें है। प्रगतिवाद के जन्म में उपयुक्त सभी का योगदान है, अर्थात छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति ने भी प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया है। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी तथा प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। अगला प्रश्न है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? यानी सबसे पहले कौन ऐसा लेखक और या कवि है जिसकी रचनाओं में छायावाद दिखने लगा था? तो वे रूपनारायण पांडे हैं, या डॉक्टर गोपाल शरण, या मुकुटधर पांडे, या लोचन प्रसाद पांडे? तो विकल्प जो तीसरा है मुकुटधर पांडे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1920 में, सन 1920 में जबलपुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसका नाम था श्री शारदा। उसके जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक का क्या नाम था? हिंदी में छायावाद। इससे पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए और इससे ध्वनित होता है कि छायावाद नाम सन 1920 से पूर्व चल निकला था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। पहला है कि सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है।
तो ये बात सही है कि सिद्ध जो है वो सहज साधना की ओर उनका झुकाव है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, बिल्कुल सही है, सरहपा का नाम आप सभी ने सुना होगा। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और दोहों में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है, चर्यापद और दोहे ही मिलते हैं सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये गलत है। चूंकि ये गलत है इसीलिए ये सही होगा चौथा विकल्प, बाकी तीन सही हैं, ये गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है। तो सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अवहट्ट में हुआ है, जिसे संध्या भाषा कहा जाता है। आपने सुना होगा कि सिद्धों की भाषा कौन सी है, संध्या भाषा। इनके साहित्य जो है लिखा गया है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है, और इसके अलावा सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। इनकी रचनाएं जो है वो चर्यापद और दोहों में संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अभी हमने जो कल प्रश्न पत्र हल किया था उसमें भी ये चीज आई थी, प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी। तो विकल्प जो चौथा है वो सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है यशपाल, दिनकर और निराला। तो सन 1935 में पहले एम फास्टर्स के सभापतित्व में पेरिस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था बनी थी, अंतरराष्ट्रीय संस्था, उसका अधिवेशन हुआ। और सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा प्रगतिशील लेखक संघ खुली, और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और प्रेमचंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पंत, निराला, नवीन आदि लेखक और कवियों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया था। अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद, और इसके अतिरिक्त जो सक्रिय योगदान दे रहे थे उनके नाम यहाँ पर उल्लेखित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण क्या होगा? सही, इनको क्रम से लगाना है। और चार नाम दिए गए हैं, घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम। तो जो घनानंद है वो 1889 में हुए, रसलीन 1699 में, ठाकुर 1823 में और रहीम 1565 में। तो इसके अनुसार जो विकल्प तीसरा है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन और फिर ठाकुर आएंगे। अगला प्रश्न है कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? त्रिलोचन शास्त्री आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह त्रिलोचन। यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला सही होगा, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह। त्रिलोचन की प्रमुख जो रचनाएं हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, धरती, मिट्टी की बारात, ताप से ताए हुए दिन, चंपा, नगई, मेहरा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? चार रचनाओं के नाम दिए गए हैं, ऐसी कौन सी रचना है जो अपभ्रंश से प्रभावित है? तो यहाँ पर विकल्प जो तीसरा है, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये सही हो जाएगा। जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। ध्यान रखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। और इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन मिलता है, और ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना के विषय रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश से प्रभावित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभन दास, परमानंद दास, स्वामी हरिदास या छीत स्वामी? तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास। जो स्वामी हरिदास हैं वे अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि आपको अभ्यास के दौरान, जब हम यूथ वाली पुस्तक से अभ्यास कर रहे थे, बिल्कुल रटवाए गए थे। कुंभन, सूर, परमानंद कृष्ण, गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद, इस तरह से क्रम है, जिसमें चार जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और चार विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो स्वामी हरिदास का नाम उन 8 कवियों में कहीं भी नहीं आता है। तो विकल्प जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, जबकि अतिरिक्त कुंभन दास, परमानंद दास और छीत स्वामी का नाम उन 8 कवियों में आता है। स्वामी हरिदास ने हरिदासी या सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। अष्टछाप के कवि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद, नंद, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। इनमें 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं, 4 शिष्य, कवि नहीं, 4 शिष्य जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है?
तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं। पहला भाषा और समाज, ये इन्हीं की रचना है, रामविलास शर्मा जी की। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये भी रामविलास शर्मा जी की है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये भी रामविलास शर्मा जी की है। कविता के नए प्रतिमान, ये उनकी रचना नहीं है, रामविलास शर्मा जी की रचना ये नहीं है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प चौथा। कविता के नए प्रतिमान, ये इनकी रचना नहीं है। कविता के नए प्रतिमान किसकी है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह जी की कृति है। इनके अन्य जो ग्रंथ हैं वे हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। अगला प्रश्न है कि कुछ पंक्तियां दी गई हैं, लिखा है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता करके तुलसी नहीं लसे, कविता लसी, अर्थात कविता धन्य हो गई तुलसी को पा करके। तो ये बात तुलसी के लिए कही किसने है, ये पूछा गया है। यहाँ पर ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं तुलसी के लिए? तो ये बात कही गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिए, इसलिए विकल्प जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ये अति प्रसिद्ध, जिसे कह सकते हैं शुक्ल जी का अति प्रसिद्ध कथन। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है, आपको बहुत बार कक्षा में दिखाई भी गई है, उसकी जो भूमिका है वहीं पर मिल जाता है, आरंभ के पृष्ठों पर ही मिल जाता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 में प्रकाशित हुआ था, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। के आरंभ से ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया और कहा कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और कहा गया है कि प्रगतिवाद का प्रमुख कवि इनमें से कौन नहीं है। तो आगे जो है ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में नहीं आते हैं, ये प्रयोगवाद का आरंभ करने वाले हैं, जबकि अतिरिक्त नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में आते हैं। आगे प्रगतिवाद के नहीं बल्कि किसके हैं? प्रयोगवाद के कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन और यद्यपि मुक्तिबोध प्रयोगवाद के भी कवि रहे हैं, परंतु मुख्यतः ये प्रगतिवाद के ही कवि हैं। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां जी की प्रसिद्ध कहानी है। इसके अतिरिक्त जो नाम है वे हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदासुख लाल। इन चारों नामों से आप बहुत परिचित होंगे हिंदी के क्षेत्र में। ये 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। रानी केतकी की कहानी है उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित भी है। इसके लेखक ईशा अल्लाह खां हैं, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदासुख लाल ने सुख सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखे हैं। और ये सारे ही ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, सभी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, तो आपको सभी के नाम पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या रासो साहित्य का? तो जो चारण साहित्य नाम है ये रासो साहित्य का ही एक अन्य नाम है। चारण साहित्य रासो साहित्य का ही एक अन्य नाम है। विकल्प जो चौथा है वो सही हो जाएगा। चारण साहित्य रासो साहित्य का ही एक दूसरा नाम है। प्रमुख रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि। वीर गाथाओं के रचयिता जो थे वे चारण कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, जो वीर गाथाएं लिखते थे उनको चारण कवि कहा जाता था। इसके बाद प्रश्न है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय किसकी कृति है? गोरखनाथ की, जालंधर नाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की या गोपी चंद की? तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय जो रचना है वो मत्स्येंद्र नाथ की है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ है और इस पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको ध्यान रखना है कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में और पूछा जा सकता है कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम था। पूजा का नाम श्री पिपली देव और गुप्त नाम था श्री भैरवानंद। ये बहुत पूछा जाता है कि विष्णु शर्मा, ये मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम जो कि विष्णु शर्मा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि घनानंद रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं? वे रीतबद्ध हैं, रीत सिद्ध हैं, रीत मुक्त हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है उनके जो पद हैं वो किसी भी रीति परंपरा में बंधे हुए नहीं है, वे रीत मुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं। घनानंद रीत काव्य की रीत मुक्त धारा के कवि हैं। रीत मुक्त धारा के जो अन्य कवि हैं उनमें बोधा, ठाकुर, आलम तथा द्विजदेव। और रीत सिद्ध के जो प्रमुख कवि हैं वो जो रीत सिद्ध के अंतर्गत आते हैं वे बिहारी दास जी हैं, तथा रीतबद्ध जो साहित्य की धारा है उसमें चिंतामणि, मतिराम देव, भिखारी दास, जसवंत सिंह और मंडन आदि कवि आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो जो भ्रमर गीत काव्य आपने देखा होगा, सबसे सर्वाधिक तो सूरदास जी द्वारा उसको प्रसिद्धि मिली। इसके अतिरिक्त भी लिखा गया है लेकिन प्रसिद्धि सूरदास के द्वारा ही भ्रमर गीत को मिली है। तो इसका जो मूल स्रोत है वो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। अति महत्वपूर्ण तथ्य कि भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। इसके अतिरिक्त 5वां स्कंद, तृतीय स्कंद और 7वां स्कंद अन्य विकल्प हैं। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत से तात्पर्य उपालंब काव्य से है। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, सीता और राम जी का संवाद, या काकभूषुंडी और गरुण का संवाद? तो जो संपूर्ण रामचरितमानस ग्रंथ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे आप कि रामचरितमानस में 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं, अर्थात 4 लोग कथा सुना रहे हैं और 4 लोग कथा सुन रहे हैं। कहीं कहीं आप देखते हैं कि शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कहीं काकभूषण जी गरुण को सुना रहे हैं, कहीं पर आप देखेंगे कि याज्ञवल्क्य भारद्वाज को सुना रहे हैं, और कहीं कहीं तुलसीदास जी संत जनों को अर्थात जो आम जनता है उसे सुना रहे हैं। कहीं पर भी राम और सीता, और फिर राम और सीता आपस में अपनी ही कथा क्यों सुनाएंगे? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। राम सीता संवाद नहीं मिलता है। यहाँ पर जो 4 श्रोता और वक्ता हैं वो तुलसी और संत जो चौथा होगा, बाकी 3 सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है मृदुला गर्ग, ममता कालिया और मन्नू भंडारी। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास है कटगुलाब, चितकोबरा, वंशज और अनित्य। ममता कालिया का प्रमुख उपन्यास है बेघर तथा मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास है महाभोज और आपका बंटी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में रघुवीर सहाय सम्मिलित नहीं है, जबकि भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन तार सप्तक के कवियों में आते हैं। तो तार सप्तक को आपको ध्यान रखना है कि तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन अज्ञे जी द्वारा हुआ था, सबसे पहले तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले तार सप्तक का प्रकाशित हुआ 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में आया, तीसरा सप्तक 1959 में आया और जो चौथा सप्तक है वो 79 में आया। आपको ध्यान ये रखना है कि जो सन बहुत महत्वपूर्ण है, और एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी ध्यान रखनी है कि जो सबसे पहला वाला तार सप्तक था इसका नाम तार सप्तक ही था। प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता है इसको, ना ही इसे प्रथम सप्तक कहा जाता है। इनका नाम इस तरह से है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था, तार सप्तक, फिर ये दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इस तरह से बोला जाता है। बहुत बार प्रश्न में लिख करके आ जाता है कि प्रथम तार सप्तक, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है। तो अगर प्रथम तार सप्तक लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये गलत है, क्योंकि प्रथम तार सप्तक नाम से कोई सप्तक प्रकाशित नहीं हुआ था। पहला जो तार सप्तक आया था उसका नाम केवल तार सप्तक ही था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है कि हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू जुगल किशोर। अन्य विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास और बालकृष्ण भट्ट, जो कि गलत होंगे। चौथा विकल्प बाबू जुगल किशोर सही होगा। हिंदी का जो प्रथम पत्र था उदंत मार्तंड, उसके संपादक थे बाबू जुगल किशोर। यह पत्र सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से निकलना आरंभ हुआ था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में यहाँ पर अपने कवि वचन सुधा, ये जो भारतेंदु जी की
जो 3 पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित करी थी, तो उसमें पहली थी कविवचन सुधा 1868 ईस्वी में आई थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम हो गया था इसका, 1874 ईस्वी। स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। बालकृष्ण भट्ट 1877 में प्रयाग से हिंदी प्रदीप पत्र निकालते थे। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रहीम, केशव दास, रसखान या मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जसचंद्रिका ये केशव दास की अति प्रसिद्ध रचना है, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास हैं। केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, काव्य शास्त्री पुस्तकें हैं। रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक और रास पंचैधाई नामक रचना की हैं। जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा आदि ग्रंथों की रचना की। और रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचे हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, किसने कहा है? रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिनको हम विस्तार से ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं तो आपको याद होंगे बहुत अच्छी तरह से। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, विकल्प जो पहला है वो सही हो जाएगा। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है। अगला प्रश्न है जिसमें एक पंक्ति दी गई है, लिखा है केशव कही न जाए का कहिए। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति तुलसीदास की है, विकल्प जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है केशव, सूरदास और रहीम। केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास जी की है। केशव देख करके आपको भ्रमित नहीं होना है कि ये सूर की है, ये पंक्ति तुलसीदास जी की ही है। तुलसीदास जी ने, वैसे ये पंक्ति उसकी नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने भी कृष्ण पर लिखा है। अगला जो प्रश्न है वो है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले राहुल सांकृत्यायन है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। क्या कहा है? सिद्ध सामंत युग कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल नाम दिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प हैं गारसादा तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गारसादा तासी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित हुआ था उससे आप सभी परिचित हैं। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखने वाले जो लेखक हैं वे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंडो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ था, जो पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। कितनी बड़ी बात है कि एक भूमिका इतनी बड़ी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न कि गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? तो गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है आगरा, प्रयाग और गंगापुर नगर। इसके बाद प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है, ना कि हजारी प्रसाद। बहुत लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि नामकरण होना है तो ईश्वर के नाम पर होगा, और महावीर ईश्वर का ही नाम है। हनुमान जी को महावीर भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह से जोड़ करके उसको याद रख सकते हैं कि ये द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा।
अगला प्रश्न कि बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। पहला विकल्प सही होगा। अन्य विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रश्न है कि कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? कफन कहानी सभी ने अवश्य पढ़ी होगी। पूड़ियां खरीद कर खाते हैं, या बोतल भर शराब पीते हैं, या इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो वे लोग दोनों ही काम करते हैं, वे पूड़ियां भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान का, गोदान का, प्रतिज्ञा का, या रंगभूमि का? तो सूरदास रंगभूमि का पात्र है। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। 1000 पृष्ठों के लगभग रंगभूमि नामक उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्श पर चलता है। इनके अन्य पात्रों में जनसेवक, सोफिया, विनय सिंह इत्यादि आते हैं। गोदान लिखने से पूर्व प्रेमचंद जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते रहे हैं। तो ये गबन जो इनका उपन्यास है रंगभूमि, ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। प्रेमचंद जी के सभी जो उपन्यास है उनका प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत बार क्रम से भी लगाने को आता है। अगला प्रश्न है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, या बिहार में? तो निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पूर्वजों का निवास उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, अपरा, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति आदि हैं। अगला प्रश्न है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो साकेत कहानी में, वैसे तो साकेत की जो कहानी है उसमें राम, सीता, पूरी राम कथा है, लेकिन वो मुख्य रूप से जिससे जुड़ा हुआ है वो लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उर्मिला की वियोग गाथा को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। उर्मिला के त्याग को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कथा साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई है और इस काव्य की जो सर्वप्रथम विशेषता है वो इसकी कथा वस्तु राम और सीता की ना होकर के उर्मिला और लक्ष्मण की है। इसमें राम कथा अवश्य है, लेकिन इसमें इसके जो नायक और नायिका हैं वो राम और सीता नहीं है, बल्कि उर्मिला और लक्ष्मण है। उपेक्षिता उर्मिला के महान त्याग का निरूपण करते हुए कवि उसके आंतरिक चरित्र के मार्मिक सौंदर्य का चित्रण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रामलला नेचू, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक या विनय पत्रिका? तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी की जो रचना है हनुमान बाहुक, वो उनके बाह में यानी उनके हाथ में बहुत पीड़ा थी, उस पीड़ा में उन्होंने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ लिखा था। और जो विनय पत्रिका है वो एक अर्जी है, तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए प्रभु को लिखी है। अगला प्रश्न है कि साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी साधना से है, इस्लाम धर्म साधना से है, सूफी साधना से है, रीत मुक्त काव्य से है? तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, ये सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका एक नाम है, आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। अगला प्रश्न है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा? तो जो भिक्षुक है वो लंबी कविता नहीं है, जबकि अन्य जो कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा है ये सभी लंबी कविताएं। भिक्षुक लंबी कविता नहीं है, भिक्षुक बहुत छोटी सी कविता है, पढ़ी होगी आपने। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हो गए एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। अवश्य आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़िएगा। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या सिख साहित्य या नाथ साहित्य। तो आदिकालीन जो हिंदी काव्यधारा है उसमें सिख साहित्य नहीं मिलता, बाकी सभी मिलते हैं, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। हिंदी की आदिकालीन काव्यधारा में जो शामिल नहीं है वो सिख साहित्य है।
अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है या किससे संबंधित है, किसकी जीवनी से संबंधित है? तो आवारा मसीहा में शरद चंद्र जी की जीवनी है, बंगला कथाकार शरद चंद्र जिन्होंने देवदास लिखी थी। आप सभी परिचित होंगे उनसे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने देवदास फिल्म ना देखी हो या उपन्यास भी पढ़ा होगा। आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं तो उपन्यास भी पढ़ा होगा और फिल्म तो अवश्य ही देखी होगी। उसी के लेखक है शरद चंद्र। शरद चंद्र की जीवनी है उसमें, और लिखी किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने। अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसे लेखक या कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो वे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ सम्मान नहीं मिला है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है, जबकि सुमित्रानंदन पंत को उनकी चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में और महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए और नरेश मेहता को उनके संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ मिला है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। पहला विकल्प सही हो जाएगा, अन्य विकल्प है 1885, 1857 और 1900। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। भारतीय भाषाओं का जो प्रोफेसर था वो कौन था? जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। और इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए जो भाषा पंडित थे उन्हें चुना था। लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किस हिंदी लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है शिव प्रसाद सितारे हिंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू मैथिली शरण गुप्त। लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो नव जागरण लेकर के आए हैं। आपको पता है कि उन्होंने क्या कार्य किया है। गद्य में जो लेखन की शुरुआत है ये इन्हीं की देन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित जो रूप दिया है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एक भूमिका के तौर पर पहले लिखा गया था, फिर 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है अलग पुस्तक के रूप में, वो आज भी मील का पत्थर बना हुआ है। अगला अन्य जो विकल्प हैं वे हैं शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है इसका प्रकाशन वर्ष, क्योंकि जो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कब प्रकाशित हुआ है आपको ध्यान रखना है, 1929 में, जो कि पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, तो ये 1829 में प्रकाशित हुआ था। इसको हमने कक्षा के दौरान ऐसे याद किया था, अगर आपको याद हो कि जब हम लोग 18 और 29 लिखते हैं तो जो 29 है में 9 जो है वो ऐसे बनता है, और जब बंगदूत, जैसे ये बंगदूत लिखा, बंगदूत, तो ये जो ऊ की मात्रा है ये मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे करके खड़ी हो गई है। तो इस तरह से हम ये 9 याद रखेंगे कि अंत में 9 आता है। तो 1829 बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक राजा राममोहन राय थे। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था तथा साप्ताहिक पत्र था। और 1826 में जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, और कलकत्ता से ही 1934 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र प्रजा मित्र प्रकाशित हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? भोला राम का जीव, जिसने भी नेट की परीक्षा की तैयारी की है या कर रहा है, वो भोला राम का जीव नामक जो व्यंग है इससे सभी परिचित होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिनकी आत्मा, जिनका जीव उनकी पेंशन की फाइलों में अटक जाता है, ये एक व्यंग है, एक जो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था है उस पर। हरिशंकर परसाई जी का है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है राम गोपाल, ज्ञान वाजपेयी और श्रीलाल शुक्ल।
भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। परसाई जी की प्रकाशित अन्य जो कृतियां हैं वे हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन घिसे, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति ये संस्मरण है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्य है रेखा चित्र, आत्मकथा और जीवनी। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। रामवृक्ष बेनीपुरी के जो अन्य संस्मरण है वे लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर विशिष्ट रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? कलम का सिपाही कृति के लेखक प्रेमचंद या विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या अमृत राय? तो अमृत राय विकल्प सही हो जाएगा। इसमें प्रेमचंद जी के विषय में लिखा गया है, लेकिन प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, ये उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है, ये अमृत राय द्वारा लिखा गया है। कलम का सिपाही प्रेमचंद आधारित जीवनी है जिसके लेखक अमृत राय हैं। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा की रचना की है और रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना की रचना की है। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। ये भी पाठ्यक्रम में लगी हुई थी, अगर आपने पढ़ी हो। ये निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसमें लेखक की पुत्री उनसे प्रश्न पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके अन्य प्रमुख निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह और कुटज। सरलता के साथ व्यंग, विनोद, प्रेता इनके निबंधों की निजी विशेषता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो नेताजी कहिन ये हरिशंकर परसाई की नहीं है, जबकि भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी ये सभी किसकी हैं? हरिशंकर परसाई जी की हैं। नेताजी कहिन ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। जोशी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है कुरु कुरु स्वाहा, जबकि भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की या हरिवंश राय बच्चन की? तो सिंहावलोकन यशपाल की है, जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये एक से अधिक भागों में प्रकाशित हुई थी। साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन ये 3 खंडों में क्रमशः 1951, 52 और 55, ध्यान रखिएगा इनका जो प्रकाशन वर्ष है सिंहावलोकन 51, 52, 55, सिंहावलोकन 51, 52, 55 ये क्रम है में प्रकाशित हुआ। यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इनका प्रकाशन वर्ष भी हम बहुत बार देख चुके हैं, याद कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलानी है। दिव्या किसका उपन्यास है? तो दिव्या ये यशपाल का है। तमस भीष्म साहनी, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु और बलचनमा नागार्जुन। तो इसके अनुसार विकल्प जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर या नया साहित्य या कुटज? तो नया साहित्य है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि अशोक के फूल, कबीर और कुटज ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। जो नया साहित्य है वो प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है। इसको हमने ऐसे याद किया था कि जब कुछ नया नया आता है तो उसमें बहुत प्रकाश होता है, उसमें बहुत चमक होती है। तो जो नया साहित्य है उसमें भी बहुत प्रकाश है, बहुत चमक है, तो प्रकाश इस तरह से जोड़ करके याद किया था। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से या सभी भारतीय भाषाओं से? तो यहाँ पे जो 3 नाम ऊपर दिए गए हैं वो सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित है ये। तो पहले ये भाषाएं 14 थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वर्तमान स्थिति ये है कि इस समय जो 8वीं अनुसूची है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो वे 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल,
तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये 22 भाषाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। यहां से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? कहानी, सरस्वती, इंदु या ब्राह्मण? तो जयशंकर प्रसाद जी ने इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया था। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने 1911 ईस्वी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की थी। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि उनकी ग्राम नामक जो कहानी थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु में। कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में। इसे हमने अभ्यास के दौरान जब हम पढ़ रहे थे तब ट्रिक के माध्यम से इस पूरी बात को याद किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, अज्ञे या जैनेन्द्र? तो इनमें से इलाचंद जोशी भी मनोविश्लेषण प्रधान है, अज्ञे भी और जैनेन्द्र भी हैं। लेकिन जो सुदर्शन हैं ये मनोविश्लेषणवादी में नहीं आते हैं। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार हैं। इनकी पहली कहानी है हार की जीत, जो कि 1920 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता हैं। दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी और पत्थरों का सौदागर, कलम की बेटी, तीर्थ यात्रा सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां हैं। सुदर्शन की कहानी हार की जीत आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी। बाबा भारती और सुल्तान और खड्ग सिंह सब आपको याद आ रहे होंगे। अगर हार की जीत कहानी निश्चित रूप से आपने पढ़ी होगी। कक्षा 7 या 8 में ये कहानी लगी हुई है पाठ्यक्रम में। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक में, विवरणात्मक में, वर्णनात्मक में या विचारात्मक में? जहां पर विचारात्मक निबंध होते हैं उस जगह पर समास शैली प्रयुक्त होती है। तो विकल्प यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। विचारात्मक निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला होती है, उनमें पूर्वापर संबंध बना रहता है। इन निबंधों में कहीं समास शैली, कहीं व्यास शैली, कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत से विचारात्मक निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान करी है? तो भरत मुनि जी ने प्रदान की है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है विश्वनाथ पाणिनि और दशरथ ओझा। नाटक के उद्भव के संबंध में भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर के 5वें वेद के रूप में नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य वेद की, नाट्य शास्त्र तो उनका ही ग्रंथ है, नाट्य वेद की रचना की थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है कि किस वेद से क्या लिया गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि यजुर्वेद से क्या लिया गया है, गान लिया गया है या अभिनय लिया गया है या पाठ लिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर? तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। विकल्प जो हमारा तीसरा है वो सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी 1929 में प्रसादकृत एक घूट माना जाता है। राम कुमार वर्मा आज के एकांकी के जन्मदाता हैं। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पहले इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राम कुमार वर्मा जी की, वे हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण और कौमुदी महोत्सव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शीरीष की याद आई। तो रस आखेटक जो है ये विद्यानिवास मिश्र जी की नहीं है, ये कुबेरनाथ राय का निबंध है। अन्य जो विकल्प हैं उनमें विद्यानिवास मिश्र के ही निबंध दिए गए हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध वेणु कीचक, राघव करुणो रसा, विकल चैत्र रथी, किरण सप्तसती, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट इत्यादि। अगला प्रश्न है जिसमें एक पंक्ति दी गई है
पंक्ति है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार से। कविता क्या है? श्रद्धा भक्ति या करुणा। तो यहाँ पर विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति जो शुक्ल जी का निबंध है उससे ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुण। काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? तो ये जो प्रसिद्ध सूत्र है ये वामन का है, आचार्य वामन। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अन्य विकल्प हैं भरत, दंडी और आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है सुख दुखात्मक को रसा कहने वाले आचार्य कौन है? तो सुख दुखात्मक को रसा ये बात कही है रामचंद्र गुणचंद्र जी ने। विकल्प दूसरा सही होगा। अन्य विकल्प है भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ और आनंद वर्धन। फिर प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार भारवी हैं, भास हैं, श्रीहर्ष हैं, राजशेखर हैं। तो काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। ये जो पाठ्यक्रम में संस्कृत रचनाकार लगे रहते हैं वहां से प्रश्न पूछा गया है। राजशेखर ये इनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा। जबकि भारवी की किरातार्जुनीयम, भास की प्रमुख रचना है स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण और प्रतिमा नाटक है। श्रीहर्ष की प्रमुख रचना नैषधि चरित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, ध्वनि, अलंकार या शैली विज्ञान। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। शैली विज्ञान संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 3, 5, 10 या 8। तो 10 बताई है भरत मुनि ने। काव्य गुण 10 माने हैं। अगला प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ये भरत मुनि का अति प्रसिद्ध सूत्र है जिस पर व्याख्या की है लोगों ने अलग अलग। तो ध्यान रखिएगा विभावानुभाव व्यभिचारी ये किसका सूत्र है? भरत मुनि का है। इसी पर भट्ट, लोलट, भट्ट नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त ने 4 व्याख्याकार इसके हैं। बहुत प्रसिद्ध है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पैर के चल रहा है और बिन पद चले सुने बिनु काना। और कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है, अर्थात कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। तो जहां पर बिना कारण के कार्य होता है वहां पर होता है विभावना अलंकार। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है विशेषोक्ति, असंगति और दृष्टांत। अगला प्रश्न है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, विशेषोक्ति, जुगुप्सा या निर्वेद। तो जुगुप्सा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। जो विभत्स रस है उसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। फिर प्रश्न है करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक क्या है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम या कुमार संभव। तो उत्तर रामचरितम विकल्प जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। ये भारवी का जो भवभूति का जो उत्तर रामचरितम है, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, ये 7 अंकों में विभाजित करुण रस प्रधान रचना है, इसीलिए इसे करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। पंक्तियां हैं रणित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। तो यहां पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार क्यों होगा? यमक अलंकार वहां होता है जहां पर कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। लिखा है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। एक नव विवाहिता स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई है वो वर्णन है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? करुण रस। पंक्तियों से ही बिल्कुल वो वेदना जो है वो स्पष्ट हो रही है। अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी की? तो ये जो मगही है वो बिहारी की है, बिहारी से ये भाषा निकली हुई है। अगला प्रश्न है ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या कन्नौजी है? तो ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। इसके अलावा ये बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा और मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया और चरखारी, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर आदि में बोली जाती है।
अगला प्रश्न है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राचड़ अपभ्रंश से? तो ये हुई है मागधी अपभ्रंश से। विकल्प जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। फिर प्रश्न है कौन सा शब्द देशज नहीं है? कचोट, करवट, कचर या कंचन? तो पहला कंचन विकल्प सही हो जाएगा, ये देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी, जबकि बंगला, पंजाबी और गुजराती की अपनी लिपियां हैं। फिर प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौरसेनी से। विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। फिर प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जो पहले हुआ है उसे अग्रज कहते हैं, बाद में जो होता है उसे अनुज। अगला प्रश्न है महात्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो महात्मा का दुरात्मा। अन्य विकल्प है दुष्ट, दुर्जन और पापी, लेकिन दुरात्मा विकल्प बिल्कुल सही होगा। फिर है स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पर उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। जीतने की इच्छा है तो एक शब्द, तो जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिगीषा। जिजीविषा जीने की इच्छा होती है और जिगीषा यानी जीतने की इच्छा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द 2 शब्दों के योग से मिलते हैं, इसलिए वो योग हो गए। लेकिन रूढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पंकज का अर्थ होता है पंक में उत्पन्न होने वाला। पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कुछ भी होगा वो पंकज कहलाएगा, लेकिन पंकज कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी या पहाड़ी? तो पूर्वी हिंदी विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प दूसरा। फिर प्रश्न है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो विकल्प चौथा सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इसके अलावा इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकाला। फिर प्रश्न है गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं, गाय, गोबर या गोधन? तो गेहूं पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग कौन सा है? विच्छेद, उपसर्ग का जो विच्छेद है वो कौन सा सही है? तो तत् धन लीन, ये बिल्कुल सही होगा। तल्लीन, तत् धन लीन, ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है। अगला है लिट लकार किस काल का बोधक है? जो 5 लकार हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिट लकार जो है वो भविष्यत काल का बोधक है। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, ये सब आपने पढ़ा होगा। विधिलिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि यदि ए औ के आगे कोई भी स्वर हो और इसके स्थान पर क्रमशः आय, अव, आय और आव हो जाए तो वहां पे कौन सी संधि होती है? वहां पर होती है आयादि स्वर संधि। ये हमने कल की कक्षा में भी आपको बताया था कि संधि के नाम पर ध्यान दीजिए, आय आदि नाम में ही आ रहा है, आयादि। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु जी को, पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवाड़? तो मराल विकल्प सही होगा, तीसरा। फिर पंक्ति है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे के रचों बिहार रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी का, भोजपुरी का, ब्रज का या कन्नौजी का? तो ये अवधी का है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? सुंदर, फटाफट, अंगूठा या साइकिल? तो जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, फटाफट ये काम कर लेंगे, तो ये बिल्कुल देशज शब्द है। देशज शब्द तद्भव और तत्सम आप सभी लोग परिचित होंगे इससे। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो चाचा का चाची हो सकता है, बहन का बहनोई हो सकता है, भैंसा का भैंसी हो सकता है, लेकिन कोयल का लिंग परिवर्तन करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प तीसरा और आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है?
तो रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो रोटी खाई जाती है, पूड़ी खाई जाती है, नदी बहती है। क्रिया के माध्यम से लिंग पहचाना जा सकता है, तो यहाँ पर पानी विकल्प सही हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग नहीं है। पानी पिया जाता है, पानी गिरता है, पानी गिरती नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वो वाक्य कौन सा है? पहला है, मतलब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, सब में खाता है खाता है खाता है आया है, लेकिन केवल एक ही है जिसमें ये खाता खाने के अर्थ में है, यानी भक्षण करने के अर्थ में है। तो वो हराम का पैसा खाता है, तो सच में तो पैसा कोई मुंह में रख के नहीं खा जाएगा, तो ये भक्षण के अर्थ में नहीं है। वह जूते खाता है, तो जूते भी कोई चबा चबा के मुंह से नहीं खाएगा, तो ये भी भक्षण के अर्थ में नहीं है। वो कसम खाता है, ये भी भक्षण के अर्थ में नहीं है। वह आम खाता है, ये भक्षण के अर्थ में, क्योंकि ये चीज खाई जा रही है, आम खाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल तो मैं पात पात, आपने सुना होगा और शायद आप लोग कहते भी हो। तो अगला प्रश्न, अकाल पीड़ित में समास कौन सा है? तो कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुवी। तो अकाल पीड़ित में समास तत्पुरुष समास है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो अनुधन एषण होगा, तीसरा विकल्प। अनुधन एषण ये यण संधि का उदाहरण है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा? अभी आपको बताया था योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो योग करके बनते हैं और किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर चक्रपाणी जो है वो ऐसा ही है। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र को हाथ में धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति चक्रपाणी कहला सकता है, लेकिन ये विष्णु जी के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर चक्रपाणी जो है वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। जैसे लंबोदर शब्द, जिसका भी लंबा उदर हो वो लंबोदर कहला सकता है, लेकिन यहाँ पर ये लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। अगला प्रश्न, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो वो अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो इसमें तो अर्थ बदल गया। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाएगा। अन्य विकल्प सही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो उसके सामने अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यानी वो उसके सामने नहीं है, वैसे है लेकिन उसके सामने नहीं है, तो यहाँ पर अर्थ बदल गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, या लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, या जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, या मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो स्पष्ट है कि जो दूसरा है इसमें जो है ये उपवाक्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनना है। वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, अशिष्टता, दुराचार, भ्रष्टाचार या राजनीति। तो भ्रष्टाचार विकल्प सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली में, माली में, चमेली या में या अलबेली में। तो तेली में भी है क्योंकि इसका मूल शब्द तेल है, माली में भी माल या माला मूल शब्द होगा, अलबेली में अलबेला शब्द हो जाएगा। चमेली जो है ये सार्थक शब्द है, स्वयं में फूल का नाम है चमेली। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन मतलब पुराना और अर्वाचीन मतलब नया। शुद्ध रूप कौन सा है इसमें? तादाम्य, तदाम्य, तादाम्य, तथात्मक। तो तादाम में ता में बड़े आ की मात्रा, फिर दा में बड़े आ की मात्रा, आधा ता, आधा मा और या। पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। शिव का कौन सा अर्थ इनमें से नहीं है? महादेव, पशुपति, शंकर या चक्रपाणी। तो अभी हम लोग चक्रपाणी पर चर्चा कर रहे थे कि चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो चक्रपाणी ये शिव का अर्थ नहीं है, जबकि पशुपति और महादेव, शंकर ये सब शिव के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। कारक के भेद कितने हैं? तो हिंदी में कारक होते हैं 8, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगला प्रश्न है कि चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द कौन सा होगा? चिंता क्या है? एक प्रकार का रोग है, कष्ट है, व्याधि है या आदि है? तो ये आदि है, हम लोग कहते हैं ना आदि व्याधि। तो जो शरीर में रोग होते हैं वे व्याधि कहलाते हैं और मानसिक रोगों को आदि कहा जाता है। तो चिंता एक मानसिक रोग है, इसलिए ये आदि के अंतर्गत आएगी।
अगला प्रश्न है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो आस्तीन का सांप, हम लोग कहते हैं ना अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन छुपा बैठा है, तो आस्तीन का सांप, उसको अदृश्य शत्रु के लिए ये मुहावरा बिल्कुल सही होगा। अन्य है मीठी छुरी पेट में दाढ़ी और मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन यहाँ पर आस्तीन का सांप जो है बिल्कुल सटीक अर्थ दे रहा है। अगला प्रश्न है आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहा जाता है आजानुबाहु, तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही होगा। फिर है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो जो यण संधि है वो व्यंजन संधि है, विसर्ग है, स्वर है या दीर्घ है? तो ये स्वर संधि है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। यण संधि जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है, जिसका सूत्र है इको यणची। अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों ही पद बराबर अर्थ समान अर्थ रख रहे हैं। अगला प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ का क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना, कोई काम हो रहा है उसी में लगे हाथ, आपने भी काम कर लिया, हम लोग कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लिया। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, सांझ, दोपहर या दिन? तो दिन स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि अन्य जो है वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सर्वस्व रूप है चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का या सप्तमी का? तो सर्वस्व ये षष्ठी का है। सर्वस्व स्वर सर्व यानी कि सब, जो कि नपुंसक लिंग का षष्ठी का एक वचन का रूप है। अगला है तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? तो ये चाहिए के अर्थ में होता है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन ऊड़ा, नवोधनड़ा, नवधन ऊड़ा या नधन ओड़ा? तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, नवधन ऊड़ा। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंश? तो दश कुमार चरितम ये दंडी की रचना है, दंडी पर अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, ये पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दंडी की दश कुमार चरितम बहुत प्रसिद्ध रचना है, इनके कला परिच्छेद भी रचना है दंडी की। जबकि कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधि चरित या कुमार संभव? तो कुमार संभव जो है ये वृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अन्य तीनों वृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। कालिदास का कुमार संभव वृहत्त्रयी में नहीं आता है, जबकि भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध और हर्ष का नैषधि चरित इसके अंतर्गत आते हैं। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो राजतरंगिणी कल्हड़ की है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कल्हड़ की राजतरंगिणी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगला है काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो अगर आप लोगों ने माघ का वीडियो देखा है, जो अलग से संस्कृत रचनाकार के वीडियो पड़े हुए हैं, कालिदास का आपने देखा हो, तो उसमें एक ये चीज आपको बार बार बताई गई कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, कि उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी और पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध है, लेकिन इन तीनों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन है? वो माघ है, तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है और भवभूति की मालती माधव उत्तर रामचरितम, ये सब मालती माधव और उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की है। और दंडी की दश कुमार चरितम, श्रीहर्ष की नैषधि चरितम। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार तीसरा विकल्प सही होगा। अब आज के प्रश्न पत्र का अंतिम जो प्रश्न है वो है कि जगन्नाथ शब्द में सही संधि कौन सी है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? इनमें से कोई नहीं। तो जब स्वर और व्यंजन का या व्यंजन और व्यंजन का, यानी एक तरफ वर्ण स्वर हो एक तरफ व्यंजन हो या दोनों तरफ व्यंजन हो, तब जब इस तरह से मेल होता है, अर्थात किसी भी स्थिति में एक और जब व्यंजन होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, और जगन्नाथ शब्द में व्यंजन है इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। जगत धन नाथ, देखिए इस तरफ भी व्यंजन है इस तरफ भी व्यंजन है, यहाँ पर व्यंजन संधि है और व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस तरह से हमने 125 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है और 125 प्रश्नों के अभ्यास के दौरान 125 प्रश्न तो हमने सीखे ही सीखे, उसका व्याख्या भाग और उसके अतिरिक्त जो हमने चर्चा की, अर्थात हमारे 200 से अधिक प्रश्न आप कह सकते हैं कि तैयार हो गए, उनका अभ्यास हो गया। तो अब हम अगली कक्षा में जो अगला प्रश्न पत्र है उसे हल करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।